कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी, जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज के सामने रखा गया एक आईना है। तथ्य। ये कहानी हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां सच और झूठ के बीच दूरी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि सोच और स्वार्थ की होती है। प्रेमचंद ने हम हमेशा अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को बेहद सरल लेकिन गहरे अंदाज में सामने रखा, और तथ्य भी उसी परंपरा का एक प्रभावशाली कड़ी है। इस कहानी में आपको इंसानी स्वभाव, सामाजिक ढोंग और सच की ताकत का ऐसा चित्रण देखने को मिलेगा जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। कहानी धीरे धीरे हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तथ्य क्या है, वह जो दिखाई देता है या वह जो छिपा दिया जाता है। तो आइए शब्दों और भावनाओं के सफर में उतरते हैं और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी तथ्य। यह भेद अमृत के मन में हमेशा ज्यों का त्यों बना रहा और कभी न खुला। न तो अमृत की नजरों से, न उसकी बातों से, न रंग ढंग से पूर्णिमा को कभी इस बात का नाम को भी भ्रम हुआ कि साधारण पड़ोसियों का जिस तरह बर्ताव होना चाहिए और लड़कपन की दोस्ती जिस तरह निर्वाह होना चाहिए, उसके सिवा अमृत का मेरे साथ किसी और प्रकार का संबंध हो सकता है। बेशक वह घड़ा लेकर कुएं का पानी खींचने के लिए जाती थी, तब अमृत भी ईश्वर जाने कहाँ से वहां आ पहुंचता था और जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ा छीनकर उसके लिए पानी खींच देता था। और जब वो अपनी गाय को सानी देने जाती, तब वो उसके हाथ से भूसे की टोकरी ले लेता और गाय की नांद में सानी डाल देता। जब वो बनिए की दुकान पर कोई चीज लेने जाती, तब अमृत भी अक्सर उसी रास्ते में मिल जाया करता और उसका काम कर देता था। पूर्णिमा के घर में कोई दूसरा लड़का या आदमी नहीं था। उनके पिता का कई साल पहले परलोकवास हो चुका था और उसकी माँ पर्दे में रहती थी। जब अमृत पढ़ने जाने लगता था, तब पूर्णिमा का घर जाकर पूछ लिया करता था कि बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है। उसके घर में खेती बाड़ी होती थी, गाय भैंसे थी और बाग बगीचे भी थे। वो अपने घर वालों की नज़र बचाकर फसल की चीजें सौगात के तौर पर पूर्णिमा के घर दे आता। लेकिन पूर्णिमा उसकी इन खातिरदारियों को उसकी भल मानसात और खाने पीने से संतुष्ट होने के सिवा और क्या समझे और क्यों समझे। केवल गांव में रहने वाले चाहे किसी प्रकार का रक्त संबंध या कोई रिश्तेदारी न रखते थे, लेकिन फिर भी गांव के रिश्ते से भाई बहन ही तो थे, इसलिए इन खातिरदारियों में कोई खास बात न थी। एक दिन पूर्णिमा ने उसे कहा कि तुम दिन भर मदरसे में रहते हो, मेरा जी घबराता है। अमृत ने सीधे तरह से कह दिया, क्या करूं, इम्तहान पास आ गया है। मैं सोचा करती हूँ कि जब चली जाऊंगी तब तुम्हें कैसे देखूंगी, और तुम मेरे घर आओगे? अमृत ने घबरा कर पूछा, कहाँ चली जाओगी? पूर्णिमा लजा गई, फिर बोली, जहाँ तुम्हारी बहनें गई हैं, जहाँ सब लड़कियां जाती है। अमृत ने निराश भाव से कहा, अच्छा, ये बात। इतना कहकर अमृत चुप हो गया। अभी तक यह बात कभी उसके ध्यान में आई नहीं थी कि पूर्णिमा भी कहीं चली जाएगी। इतनी दूर तक सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। प्रसन्नता में तो वर्तमान में ही व्यस्त रहती है। यदि भविष्य की बातें सोचने लगे तो फिर प्रसन्नता ही क्यों रहे। और अमृत जितनी जल्दी इस दुर्घटना के होने की कल्पना कर सकता था, उससे पहले ही यह दुर्घटना एक खबर के रूप में उसके सामने आ ही गई। पूर्णिमा के ब्याह की एक जगह बातचीत हो गई। अच्छा दौलतमंद खानदान था और साथ ही इज्जतदार भी। पूर्णिमा की माँ ने उसे बहुत खुशी से मंजूर भी कर लिया। गरीबी की उस हालत में उसकी नज़रों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी वह दौलत थी, और यहाँ पूर्णिमा के लिए सब तरह से सुखी रहकर जिंदगी बिताने के सामान मौजूद थे, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। इससे पहले वो मारे फिक्र की धुली जाती थी। लड़की के ब्याह का ध्यान आते ही उसका कलेजा धड़कने लगता था, मानो परमात्मा ने उसके अपने ही कटाक्ष से सारी चिंताओं और विकलताओं का अंत कर दिया। अमृत ने सुना तो उसकी हालत पागलों की सी हो गई। वो बेतहासा पूर्णिमा के घर की तरफ दौड़ा, मगर फिर लौट पड़ा। होश ने उसके पैर रोक दिए। वो सोचने लगा कि वहां जाने से क्या फायदा, आखिर उसमें उसका क्या ही कसूर है, और किसी का क्या कसूर है। अपने घर आया और मुंह ढककर लेटा रहा। पूर्णिमा चली जाएगी, फिर वह कैसे रहेगा। वो विचलित सा होने लगा। वो जिंदा ही क्यों रहे, जिंदगी में रखा ही क्या है। लेकिन यह भाव भी दूर हो गया और उसका स्थान लिया उस निस्तब्धता ने जो तूफान के बाद आती है। वह उदासीन हो गया,
जब पूर्णिमा जाती ही है तो उसके साथ कोई संबंध क्यों रखे, क्यों मिले जुले, और अब वो पूर्णिमा को उसकी परवाह ही क्यों होने लगी। और परवाह थी ही कब, वो आप ही उसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता रहता था। पूर्णिमा ने तो कभी यह बात नहीं पूछी, अब उसे क्यों ना अभिमान हो। एक लखपति की स्त्री बनने जा रही है, शौक से बने, अमृत भी जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन यही इस जमाने की वफादारी की रस्म है। लेकिन यह सारी तेजी दिल के अंदर ही अंदर थी और निरर्थक थी। भला उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जाकर पूर्णिमा से की माँ से कह दे कि पूर्णिमा मेरी है और मेरी रहेगी। गजब हो जाएगा, गांव में आफत मच जाएगी। ऐसी बातें न गांव की कहानियों में कभी सुनी है, न देहातों में कभी देखी है। और पूर्णिमा का हाल यह था कि दिन भर उसका रास्ता देखा करती। वह सोचती थी क्यों मेरे दरवाजे से होकर निकल जाता है और क्यों अंदर नहीं आता। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती है तो मानो उसकी परछाई से भागता है। वो पानी की कलछी लेकर कुएं पर खड़ी रहती है और सोचती है कि वो आता होगा, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं देता। एक दिन वह उसके घर गई और उससे जवाब मांगा। उसने पूछा, तुम आजकल आते क्यों नहीं। बस उसी समय उसका गला भर आया। उसे याद आ गया कि अब वो उस गांव में थोड़े ही दिनों का मेहमान है। लेकिन अमृत चुपचाप ज्यों का त्यों बैठा रहा। लापरवाही से उसने सिर्फ इतना कहा, इम्तहान पास आ गया है, फुर्सत नहीं मिलती। फिर कुछ ठहर कर उसने कहा, सोचता हूँ जब तुम जा ही रही हो, कहना ही वह कहना ही चाहता था, तो फिर अब मोहब्बत क्यों बढ़ाऊं। मगर उससे ध्यान आ गया कि बड़ी मूर्खता की बात है। अब कोई रोगी मरने जा रहा हो तो क्या इसी विचार से उसका इलाज छोड़ दिया जाए कि वो मरेगा ही। इसके विपरीत ज्यों ज्यों उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जाती है, त्यों त्यों लोग और भी अधिक तत्परता से उसकी चिकित्सा करते हैं। और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब दौड़ धूप की हद ही नहीं रहती। इस बात का रुख बदलकर कहा, सुना है वो लोग बहुत मालदार है। पूर्णिमा ने उसके ये अंतिम शब्द सुने ही नहीं, या उनका जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उसके कानों में तो जवाब का पहला हिस्सा गूंज रहा था। उसने बहुत ही दुखपूर्ण भाव से कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं अपनी खुशी से तो नहीं जा रही, जाना पड़ता है इसलिए जा रही हूँ। यह कहते कहते मारे मारे लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया। जितना उसे कहना चाहिए था शायद उससे कहीं ज्यादा कह गई। मोहब्बत में भी शतरंज की सी चालें होती हैं। अमृत ने उसकी तरफ इस तरह देखा कि मानो वो इस बात की जांच करना चाहता है कि इन शब्दों में कुछ अर्थ भी है या नहीं। क्या अच्छा होता है कि उसकी आंखों में आर पार देखने की शक्ति होती है। इस तरह तो सभी लड़कियां निराश भाव से बातें करती हैं, मानो ब्याह होते ही उसकी जान पर आ बनेगी। मगर सभी लड़कियां एक न दिन अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनकर और पालकी में बैठकर चली जाती हैं। इस बात से तो उसको कोई संतोष नहीं हुआ। फिर डरते डरते पूछा, तब तो तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी। उसके माथे पर पसीना हो गया। उसे ऐसी शर्मिंदगी हुई कि जी चाहा कमरे से बाहर भाग जाऊं। पूर्णिमा की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, कहीं वह समझ न गई हो। पूर्णिमा ने सिर झुकाकर मानो मानो अपने दिल से कहा, तुम मुझे इतना निर्मोही समझते हो। मैं बेकसूर हूं और मुझसे रूठते हो। तुम्हें इस समय मेरे साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी। तुम्हें उचित था कि तुम मुझे ढांढस देते, और मुझसे तने बैठे हो। तुम्हें बतलाओ, मेरे लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है। जो मेरे अपने हैं वही मुझे गैर के घर भेज रहे हैं। वहां मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी क्या हालत होगी। क्या यही गम मेरी जान लेने के लिए काफी नहीं हो जो तुम अब तुम भी मुझसे अपना गुस्सा मिलाए देते हो। उसका गला भर आया। आज पूर्णिमा को इस प्रकार दुखी और उदास देखकर अमृत को विश्वास हो गया कि इसके अंदर भी एक छिपी हुई वेदना है। उसका औछापन और स्वार्थपरता मानो कालिक बनकर उसके चेहरे पर चमकने लगी। पूर्णिमा के इन शब्दों में पूरी सत्यता थी, और साथ ही कितनी फटकार और कितना अपमान भी भरा हुआ था। जो पराये हो उसे शिकायत ही क्यों करे। अवश्य ही ऐसी अवस्था में उसे पूर्णिमा को ढांढस दिलाना चाहिए। यह उसका कर्तव्य उसे बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए। पूर्णिमा ने प्रेम का एक नया आदर्श उसके सामने रख दिया था, और विवेक इस आदर्श से बचकर नहीं निकलने देता। इसमें संदेह नहीं कि प्रेम भी एक स्वार्थ त्याग है, परंतु बहुत बड़ा और जिगर को जलाने वाला है। उसने लज्जित होकर कहा, माफ करो पूर्णिमा, मेरी भूल थी, बल्कि बेवकूफ़ी थी। पूर्णिमा का ब्याह हो गया। अमृत जी जान से उसके ब्याह के प्रबंध में लगा रहा। दूल्हा अधेड़ था, तोंदल और भोंडा था, और साथ ही बहुत घमंडी और बदमिजाज भी था। लेकिन
अमृत ऐसी तत्परता से उसकी खातिरदारी कर रहा था मानो वह कोई देवता हो और उसकी एक ही मुस्कुराहट से उसे स्वर्ग पहुंचा देगी। पूर्णिमा के साथ बातचीत करने का अमृत को अवसर ही नहीं मिला और न उसने अवसर निकालने का कोई प्रयास किया। वो पूर्णिमा को जब देखता था तब वो रोती ही रहती थी और अमृत की आंखों को जबान से जहां तक हो सकता बिन कुछ कहे ही जितना ढांढस और तसल्ली दे सकता था वह देता था और उसके प्रति सहानुभूति दिखलाता था। तीसरे दिन पूर्णिमा रो धोकर ससुराल विदा हो गई। अमृत ने उसी दिन शिवजी के मंदिर में जाकर परम निष्ठा और भक्ति से भरे हुए दिल से प्रार्थना की कि पूर्णिमा सदा सुखी रहे। जब नया और ताज़ा गम हो फिर इधर उधर के और फालतू विचारों का भला कहाँ प्रवेश हो सकता है। दुख तो आत्मा के रोगों का नाशक है, परंतु उसके मन में एक तरह की शून्यता का अनुभव हो रहा था, मानो अब उसका जीवन उजाड़ हो गया हो। अब उसका कोई उद्देश्य या कोई कामना नहीं रह गई थी। 3 बरस बाद पूर्णिमा फिर मैके आई। इस बीच अमृत का भी ब्याह हो गया था और जीवन का जुआ गर्दन पर रखे हुए लकीर पीटता जा रहा था, परंतु उसके मन में एक ऐसी अस्पष्ट सी वासना दबी हुई थी जिसे वह कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता था। वह वासना थर्मामीटर के पारे की तरह उसके अंदर सुरक्षित थी। वह पूर्णिमा ने आकर उसमें गर्मी पैदा कर दी। वो पारा चढ़कर सरसाम की सीमा तक जा पहुंचा और उसकी गोद में 2 बरस का एक प्यारा सा बच्चा था। अमृत उस बच्चे को दिन रात मानो गले से बांधे रखता था। वह सवेरे और संध्या उसे गोद में लेकर टहलने जाया करता और उसके लिए बाजार में तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ लाया करता था। सवेरे होते ही उसके जलपान के लिए हलवा और दूध लेकर पहुंच जाता। उसे नहलाता धुलाता और उसके बाल साफ करता था। उसके फोड़े फुंसियाँ धोकर उन पर मलहम लगाता। ये सभी सेवाएं उसने अपने जिम्मे ले ली। बच्चा भी उसके साथ इतना हिल मिल गया था कि पल भर के लिए उसका गला न छोड़ता। यहाँ तक कि कभी कभी उसी के साथ सो भी जाता और पूर्णिमा के आकर बुलाने पर भी उसके साथ नहीं जाता। अमृत पूछता, किसके बेटे हो? बस बच्चा तुतलाते हुए बोलता, तुम्हारे। अमृत मारे आनंद के मतवाला होकर उसे गले लगा लेता था। पूर्णिमा का रूप अब और भी निखर गया था। कली खिलकर फूल हो गई थी। अब उसके स्वभाव में अहमियता और अभिमान आ गया था और साथ ही बनाव श्रृंगार से प्रेम हो गया था। सोने के गहनों से सजकर और रेशमी साड़ी पहनकर वह अब और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह अमृत से कुछ बचना चाहती है। बिना कोई विशेष आवश्यकता हुए उससे बहुत कम बोलती है और जो कुछ बोलती हैं वो इस ढंग से बोलती हैं कि मानो अमृत पर कोई एहसान कर रही है। अमृत उसके बच्चे के लिए इतनी जान देता है और उसकी फरमाइशों को कितने शौक से पूरा करता है, लेकिन ऊपर से देखने पर यही जान पड़ता था कि पूर्णिमा की निगाहों में उसकी इन सब सेवाओं का कोई मूल्य ही नहीं था। मानो सेवा करना अमृत का कर्तव्य है और वह कर्तव्य उसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए वह किसी प्रकार के धन्यवाद और कृतज्ञता का अधिकारी नहीं है। जब बच्चा रोता है तब वह उसे धमकाती है कि खबरदार रोना नहीं, नहीं तो मामा जी तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। और इतना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती तब वह अमृत को बुलाकर मानो आज्ञा के रूप में उससे कह देती। अमृत भी तुरंत वह आज्ञा का पालन करता है, मानो वह उसका गुलाम हो और वह शायद यही समझती कि मैंने अमृत से गुलामी का पट्टा लिखा लिया। 6 महीने मैके रहकर पूर्णिमा फिर ससुराल चली गई। अमृत उसे पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आया। जब वो गाड़ी में बैठ गई तब अमृत ने अपना बच्चा जब जब वो गाड़ी में बैठ गई तब अमृत ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। अमृत की आंखों में आंसू की बूंद टपक रही थी और उसने मुंह फेर लिया और आंखों पर हाथ फेर कर आंसू पोंछ डाला। पूर्णिमा पूर्णिमा को अपने आंसू कैसे दिखाए उसकी क्योंकि उसकी आंखें तो बिल्कुल खुश्क थी, लेकिन फिर भी उसका जी नहीं मानता था। वो सोचता था कि न जाने अब फिर कब मुलाकात हो। पूर्णिमा ने कुछ अभिमान के साथ कहा, बच्चा कई दिन तक तुम्हारे लिए बहुत हुड़केगा। अमृत ने भरे हुए गले से कहा, मुझे तो उम्र भर भी इसकी सूरत नहीं भूलेगी। कभी कभी एक आध पत्र भेज दिया करो। भेजूंगा, मगर मैं जवाब नहीं दूंगी, ये समझ लो। मत देना, मैं मांगता भी तो नहीं, मगर याद रखना। गाड़ी चल पड़ी। अमृत उसकी खिड़की की ओर देखता रहा। गाड़ी के कोई और फरलांग निकल जाने पर उसने देखा कि पूर्णिमा ने खिड़की से सिर निकाल कर उसकी तरफ देखा, फिर बच्चे को गोद में लेकर उसे जरा सा दिखला दिया। अमृत का हृदय उस समय उड़कर पूर्णिमा के पास पहुंच जाना चाहता था।
वो इतना प्रसन्न है कि मानो उसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो। उसी वर्ष पूर्णिमा की माँ का देहांत हो गया। पूर्णिमा उस समय सफर में थी। वो अपनी माँ को अंतिम समय न देख सकी। जहाँ तक हो सकता था, अमर ने तो पहले उसकी पूरी चिकित्सा की और मर जाने पर उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। ब्राह्मणों को भी और बिरादरी वालों को भी भोजन कराया, मानो स्वयं उसी की माँ मर गई हो। स्वयं उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह आप ही अपने घर का मालिक हो गया। कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। पूर्णिमा पूर्णिमा अब किस नाते में क्या थी, और फिर अब उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी। अपने घर की मालकिन थी, वह घर किस पर छोड़कर आती। उसके उसके 2 बच्चे और भी हुए। पहला लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा। छोटा देहात के मदरसे में पढ़ता था। अमृत साल में कई बार नाई को भेजकर उन सबकी खैर सलाह मंगा लिया करता। पूर्णिमा सब प्रकार से सुखी और निश्चिंत है, और उसकी तसल्ली के लिए इतना काफी था। अमृत के लड़के भी सयाने हो गए थे। वह घर गृहस्थी की चिंताओं में फंसा रहता था। फिर उसकी उम्र भी 40 के आगे निकल गई थी, परंतु फिर भी पूर्णिमा की स्मृति अब तक उसके हृदय की गंभीरतर भाग में सुरक्षित थी। अचानक एक दिन अमृत ने सुना कि पूर्णिमा के पति का देहांत हो गया, परंतु आश्चर्य यह था कि उसे कोई दुख न हुआ। वह यूं ही अपने मन में निश्चय कर बैठा कि इस खबीज के साथ पूर्णिमा का जीवन कभी ईर्ष्या के योग हो ही नहीं सकता। कर्तव्य की व्यवस्था और पतिव्रत धर्म के पालन के विचार से उसने कभी अपना हार्दिक कष्ट प्रकट ही नहीं किया। परंतु यह असंभव है कि सभी प्रकार के सुख और निश्चिंतता के रहते हुए भी उस घृणित व्यक्ति के साथ उसे कोई विशेष प्रेम रहा हो। यह तो भारतवर्ष ही है जहाँ ऐसी अप्सराएं ऐसे अयोग्य कुपात्रों के गले बांध दी जाती है। और नहीं तो यह पूर्णिमा किसी दूसरे देश में होती तो उस देश के नवयुवक उस पर निछावर हो जाते। उसकी सारी मरी वासनाएं फिर जीवित हो गई। अब उसमें वह पहले वाली झिझक नहीं है, और न उसकी जबान पर पहले वाली मौन की मोहर है। और फिर पूर्णिमा भी अब स्वतंत्र है। अवस्था के धर्म ने अवश्य ही उसे अधिक दयालु बना दिया होगा। वह शौकी अल्लड़पन और लापरवाही तो कभी की विदा हो चुकी होगी। उस लड़कपन की जगह अब उसमें अनुभवी स्त्रियों की वे सब बातें आ गई होंगी जो प्रेम का आदर करती हैं और उसकी इच्छुक होगी। वह पूर्णिमा के घर मातम पुरसी करने जाएगा और उसे अपने साथ ले आएगा, और जहां तक हो सकेगा उसकी सेवा करेगा। अब पूर्णिमा के केवल सामीप्य से उसका संतोष हो जाएगा। वह केवल उसके मुंह से यह सुनकर ही हार्दिक संतोष प्राप्त होगा कि वह उसे याद करती है। वह अभी उससे वही बचपन का सा प्रेम करती है। 20 साल पहले उसने पूर्णिमा की जो सूरत देखी थी, उसका शरीर भरा हुआ था, गालों पर लाली थी, अंगों में कोमलता थी, उसकी खिंची हुई ठोड़ी थी जो मानो अमृत के भरे हुए कुंड के समान थी। उसकी मुस्कुराहट मादक थी। बस उसका वही रूप अब भी बहुत ही थोड़े परिवर्तन के साथ उसकी आंखों में समाया हुआ था। वह परिवर्तन उस एकांत की आंखों से उसे और अधिक प्रिय जान पड़ा। अवश्य ही समय की प्रकृति उस पर कुछ न कुछ प्रभाव होगा, परंतु पूर्णिमा के शरीर में किसी ऐसे परिवर्तन की वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था जिससे उसकी मनोहरता में कोई अंतर आ जाए। और वह केवल ऊपरी रूप का उतना अधिक इच्छुक भी नहीं रह गया था जितना उसके मधुर वचनों का भूखा था। वह उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि और उसके विश्वास का ही विशेष इच्छुक था। अपने पुरुषोत्तिक आत्म अभिमान के कारण कदाचित वह यह भी समझता था कि वह पूर्णिमा की अतृप्त प्रेम भावना को अपनी नाज बरादियों और प्रेम के आवेश से सुरक्षित रखेगा और अपनी पिछली भूल चूक का मार्जन भी कर डालेगा। संयोग से पूर्णिमा स्वयं ही एक दिन अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर आ गई। उसकी एक विधवा मौसी थी जो उसके माँ के साथ ही अपने वैधव्य के दिन काट रही थी, अभी तक जीती थी। इस प्रकार वह सूना घर फिर से बस गया। जब अमृत ने यह समाचार सुना तब वह बड़े शोक से मानो मदमस्त होकर उसके घर की ओर दौड़ा। वह अपने लड़कपन और जवानी की मधुर स्मृतियों को अपने मन की झोली में अच्छी तरह संभालता हुआ ले जा रहा था। उस समय उसकी अवस्था ठीक उस छोटे बच्चे के समान थी जो अपने हजमोली को देखकर उसके साथ खेलने के लिए टूटे फूटे खिलौने लेकर दौड़ पड़ता है। लेकिन उसकी सूरत देखते उसका सारा शौक और सारी उमंगें मानो बुझ सी गई। वो स्तब्ध होकर खड़ा रह गया, मानो पूर्णिमा उसके सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सफेद साड़ी के घूंघट से आधा मुंह छिपा हुआ था, लेकिन कमर झुक गई थी।
बाह सूत सी पतली, पैर के पिछले भाग की रगें उभरी हुई, आंसू बह रहे थे और चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था, मानो कफन में लपटी हुई लाश खड़ी हो। पूर्णिमा की मौसी ने आके कहा, बैठो बेटा, देखते हो इसकी हालत, सूख कर कांटा हो गई है। एक क्षण को भी आंसू नहीं थमते, सिर्फ एक समय सूखी रोटियां खाती हैं और किसी चीज से मतलब नहीं। नमक छोड़ दिए हैं, घी दूध सब त्याग दिया है, बस सूखी रोटियों से काम। इस पर आए दिन व्रत रखती हैं, कभी एकादशी, कभी इतवार, कभी मंगल। एक चटाई बिछाकर जमीन पर सोती हैं, घड़ी रात रहे उठकर पूजा करने लगती हैं। लड़के समझाते हैं मगर किसी की नहीं सुनती। कहती हैं जब भगवान ने सुहागी उठा लिया तो फिर सब कुछ मिथ्या है। जीभ बहलाने के लिए यहाँ आई थी, मगर यहाँ भी रोने के सिवा दूसरा काम नहीं। कितना समझाती हूँ बेटी, भाग्य में जो कुछ लिखा था वह हुआ, अब सब्र करो। भगवान ने तुम्हें बाल बच्चे दिए हैं, उनको पालो। घर में ईश्वर का दिया सब कुछ है, चार को खिलाकर खा सकती हो। मन पवित्र होना चाहिए, शरीर को दुख देने से क्या लाभ। लेकिन सुनती ही नहीं। अब तुम समझाओ तो शायद माने। अमृत ऊपर से देखने में तो निरुष्टबद्ध, परंतु अंदर हृदय विदारक वेदना छिपाए खड़ा था। मानो जिस नींव पर उसने जिंदगी की इमारत खड़ी करी थी वह हिल गई हो। आज उसे मालूम हुआ कि जन्म भर उसने जिस वस्तु को तथ्य समझ रखा था वह वास्तव में मृग तृष्णा थी, अथवा केवल स्वप्न था। पूर्णिमा के इस विकट आत्म संयम और तपस्वियों के ऐसे आचरण के सामने उसकी समस्त वासनाओं और प्रेम की उमंगों का नाश हो गया। उसके जीवन का यह नया तथ्य आकर उपस्थित हो गया कि यदि मन में मिट्टी को देवता बनाने की शक्ति है तो मनुष्य को देवता बनाने की शक्ति है। पूर्णिमा उसी घृणित मनुष्य को देवता बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। उसने शांत भाव से कहा, तपस्विनी को हम जैसे स्वार्थी लोग कैसे समझा सकते हैं मौसी। हम लोगों का कर्तव्य इनके चरणों पर सर झुकाना है, इन्हें समझना नहीं। पूर्णिमा ने मुख पर का घूंघट हटाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अभी तक पूछा करता है। तो यह थी आज की कहानी तथ्य। इस कहानी का अंत बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर बहुत गहरा व्यंग्य और दर्द छिपा हुआ है। कहानी के अंत में प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि समाज सत्य को देखने के बजाय उसे अपने हिसाब से गढ़ लेता है। असल तथ्य सामने होने के बावजूद लोग वही मानते हैं जो उनके स्वार्थ, डर या सामाजिक दिखावे के अनुकूल हो। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है कि सच हारता नहीं, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। और कई बार झूठ इतना सामान्य बना दिया जाता है कि वही समाज की नज़र में सत्य बन जाता है। कहानी का अंत पाठक को झकझोरता इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नाटकीय मोड़ नहीं आता, बल्कि एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि इंसान अक्सर तथ्य से ज़्यादा अपने भ्रमों पर विश्वास करता है। अगर मेटाफर यानी रूपक की बात करें तो तथ्य केवल एक शब्द नहीं है, यह उस छिपे हुए सत्य का भी प्रतीक है जिसे समाज स्वीकार करने से डरता है। कहानी के पात्र भी केवल व्यक्ति नहीं है, वे समाज की मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई स्वार्थ का प्रतीक है, कोई दिखावे का, कोई दबे हुए सच का जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। प्रेमचंद का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अक्सर सच से ज़्यादा सुविधाजनक झूठ को चुनता है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही कहानी और शायरी के सफ़र के लिए अल्फाज अनकहे को सब्सक्राइब करना न भूलें।